चलिए तो हम क्या ज्ञात करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसे कहते हैं यंग का प्रयोग। इसी यंग के प्रयोग के आधार पे हम इस प्रकार का हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि अगर यंग के प्रयोग में हम फ्रिंज की चौड़ाई को हम मेजर कर लें तो क्या उससे गुजरने वाले जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसे हम पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं। देखिए हम इस प्रकार का यहाँ पे चित्र बनाते हैं जिसमें मानते हैं कि S जो है एक प्रकार का ये जो S यहाँ पे बना हुआ है यह एक प्रकार का एक रेखा छिद्र है जो एक कोणीय प्रकाश से दीप्त है, यानी यह एक प्रकार का ऐसा रेखा छिद्र है जो मोनोक्रोमैटिक लाइट को उत्सर्जित करता है या एक कोणीय प्रकाश से दीप्त होता है। और यहाँ पे आगे S1 या S2, S1 और S2 इसकी S के तो करीब में पाए जाने वाले प्रकाश छिद्र होते हैं। इन दोनों के समान जो कि एक दूसरे से S से समान दूरी पर भी है और बराबर दूरी पर भी, यानी S1 की डिस्टेंस S2 की डिस्टेंस इन मिड पॉइंट से बराबर है और तथा इससे यहाँ और इससे यहाँ की दूरी भी वो समान है। अब ये देखा गया कि जो बराबर दूरी पर होने के कारण S से जो प्रकाश किरणें चलती हैं, यानी यहाँ से निकलकर जो प्रकाश किरणें होती हैं वह S1 व S2 पर समान फेज में पहुंचती हैं, एक ही कला में पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं। हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार अब जब यहाँ पे नए वे पहुंचेंगे तो इनके लिए S1 और S2 एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे, एक नए प्रकार के प्रकाश स्रोत का काम करेंगे और इनके लिए चूंकि कालांतर नियत है इसलिए S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत भी कहलाएंगे, क्योंकि सबके लिए S1 और S2 के लिए ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। यहाँ से जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश है दोनों सेम फेज पे हैं, समान स्थिति पे हैं, इसलिए अब आने वाले तरंगाग्र के लिए ये एक तरह से प्रकाश स्रोत का ये काम करते हैं। अब ये देखा गया कि जब ये S1 S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं जो चलती हैं वह द्वितीयक तरंगिकाएं चलकर दूर स्थित पर्दे पर एक फ्रिंज का निर्माण करती हैं, फ्रिंज बनाती हैं। इन्हीं फ्रिंजों की चौड़ाई को हम नाप लेते हैं, यानी S1 S2 से निकलने द्वितीयक तरंगिकाएं जो यहाँ पे फ्रिंज बनाती हैं, इसी फ्रिंज की चौड़ाई को हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं और फ्रिंज की चौड़ाई को नापकर प्रकाश तरंगदैर्घ्य की हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से निकलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा पर्दे पे बने हुए जो फ्रिंज है इसकी चौड़ाई को मेजर करते हैं और फ्रिंज की चौड़ाई को नाप करके हम S1 S2 से गुजरने वाले फ्रिंज के निकलने वाले जो तरंगिकाएं होती हैं इससे जो फ्रिंज का निर्माण हो रहा है इस फ्रिंज की चौड़ाई को नाप करके हम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि S1 व S2 जो होते हैं ये पर्दे पर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे स्थित है। S1 और S2 इस पर्दे पर d डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से दूरी पर रखे गए हैं। अर्थात C और D की जो मेजरमेंट है वो अगर उसकी बात करें तो C और D के बीच की जो दूरी है वो दूरी है आपकी कैपिटल D। तो ये आपका यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी जो आपकी आ रही है D आ रही है, तो ये आपका C, ये बिंदु C, ये बिंदु O और C और O के बीच की दूरी क्या है, ये कैपिटल D है। अर्थात इससे इस पर्दे के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है। अब माना कि पर्दे पर स्थित बिंदु P कहाँ पे है, देखिए अब एक बिंदु आपका आया P भी क्या करता है, जैसे ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, अब ये क्या हुआ आपका O हुआ और ये क्या हुआ आपका P हुआ और ये क्या हुआ आपका, ये क्या कहलाएगा, पर्दा कहलाएगा। तो हम मानते हैं कि पर्दे पर जो बिंदु P है इस P बिंदु पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है, एक चमकीली फ्रिंज बनती है और माना कि दिक् रेखा क्षेत्र S1 S2 का लंब अर्धक CO पर्दे ऊपर मिलता है। इसका लंब अर्धक जो CO है कहाँ मिल रहा है, O पे मिल रहा है। फ्रिंज कहाँ बन रही है, P पे बन रही है। अब P और O के बीच की दूरी, जो P और O के बीच की दूरी क्या है, x है। P और O के बीच की दूरी क्या है, x है। S1 व S2 से चलने वाले तरंग कहाँ मिलती है, बिंदु P पर मिलती है। अब इनके लिए विभिन्न दूरियां क्या होगी, ये होगी S1P, ये होगी S2P, एक के लिए S1 के लिए S1P और दूसरे के लिए S2P दूरी आएगी। अब ऐसी स्थिति में इनका जो कालांतर होगा, पथांतर होगा, पथांतर क्या आएगा, पथांतर इनका आएगा S2P, S2P, S1P, S2P और S1P इनका क्या आएगा, कालांतर आएगा। माना S1 से S2P पर लंब S1A डाला गया, S1 से S12 पर यानी
S1P यहाँ से यहाँ पे एक लंब ए डाला गया, एक लंब डाला गया। ये जो लंब डाला गया तब P बिंदु पर दोनों बीच के जो तरंगाग्र बने पथांतर बनते हैं वो हो जाएंगे S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा S2A। S2P माइनस S1P बराबर हो जाएगा S2A। अब त्रिभुज S1 S2A तथा PCO में S1 तथा PCO कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं। ये कैसे हैं? समरूप हैं। अतः S2A बटे S1 S2 बराबर हो जाता है OP बटे CP, बराबर हो जाता है OP बटे CP। जो दूरी आपकी CO और S1 S2 है ये एक दूसरे से, यानी कि ये जो दूरी है ये इन दोनों दूरियों से काफी ज्यादा बड़ी। यहाँ तक की दूरी इसकी दूरी है, इसकी दूरी तुलना करें तो काफी ज्यादा बड़ी है। अब चूंकि S1 जो आपका CO है ये आपकी इट इज ग्रेटर देन S1 और S2, ये S1 या S2 से ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा दूरी है। अतः हम ये कह सकते हैं, हम ये मान सकते हैं CO जो होगा CO और CP यानी CP और CO क्या होगा? ये आपस में बराबर होगा। CP और CO क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ऐसी स्थिति में S2A अपान S1 S2 ये बराबर हो जाएगा OP अपान CO, ये बराबर हो जाएगा OP अपान CO। फिर S2A बटे आपका आएगा S1 S2 क्या है? डिस्टेंस है, ये स्मॉल d, ये S1 S2 क्या है? स्मॉल d। अब यहाँ पे देखो OP क्या है? OP कहाँ लिखा है? देखो OP ये OP यानी क्या है? यक्स है। CO क्या है? C और O यानी क्या है? कैपिटल D है। क्या है? कैपिटल D है। अब इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि अब CO और CP की तुलना में बहुत बड़े थे, तो ये अपथांतर क्या होगा? अब देखिए पहला पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे रखा, तीसरा चीज यहाँ पे रखेंगे। पथांतर बराबर क्या होगा? पथांतर बराबर होगा आपका पथांतर S2A बराबर आएगा XD इंटू कैपिटल D। S2A यही तो पथांतर है, ये बराबर निकल के आएगा XD अपान D। तो ये जो आपका है किसका मान आ गया? ये पथांतर का मान आ गया। अब आता है दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की बात करें तो वो चौड़ाई क्या होगी? देखिए दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई या दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, चौड़ाई हो जाए क्या है? स्थितियां, यानी किस स्थितियों पे हुए हैं? दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां देखें तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पे होती है जहां पे व्यतिकरण करने के वाले प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो या ऐसे हो। तो यानी कि दीप्त फ्रिंजों की स्थिति को ज्ञात करने में व्यतिकरण करने वाले प्रकाश तरंगिकाओं का जो पथांतर आया वो 0 हो, 0 हो, लैम्डा अथवा 2 लैम्डा हो। अतः अधिकतम तीव्रताओं या अधिकतम तीव्रता के लिए फ्रिंज ऐसी स्थिति में आ जाएगा यक्स इंटू डी बटे कैपिटल डी बराबर आएगा यम इंटू लैम्डा। अब यम बराबर क्या है? यम बराबर हो जाए 0, 1, 2, 3 ये हो जाता है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा यम इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये हो जाएगा स्मॉल डी। और यही यक्स क्या है? ये आपके दीप्त पिंजों के बीच की दूरी है। एक दीप्त ये दोनों की दूरी क्या है? यक्स। एक समान आएगा यम डी लैम्डा अपान डी। तो फिर से देखिएगा, जैसे कि हमें ज्ञात करना हो फिर की चौड़ाई माप कर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना हो, ये क्या है? एक वाली प्रकाश स्रोत है, इससे समदूरस्थ इस पर दो बिंदु है S1 S2। अब इनसे जो समदूरस्थ और ये दोनों समदूरस्थ बिंदु भी एक दूसरे से d डिस्टेंस पे बनी हुई है। यहाँ पर निकलने वाला
करता है, यानी कि ये जो है आपका बना यस और ए, ये आपका S1A क्या है, एक प्रकार का तरंगाग्र बना है और इसके लिए द्वितीय प्रकाश स्रोत का काम करता है। S1 S2 से निकलने प्रकाश की किरणें हमारे को कहाँ मिलती है, P बिंदु पे मिलती है। अब ऐसी स्थिति में S और P के बीच की दूरी S1P हुई, S और S2 और P के बीच की दूरी S2P हुई। अब ऐसी स्थिति पथांतर क्या होगा, पथांतर का अंतर क्या आएगा, यानी पथांतर होगा S2P माइनस S1P, पथांतर क्या होगा S2P माइनस S1P। अब यही S2P माइनस S1P बराबर होगा S2A, यानी इतना माइनस इतना बराबर होगा S2A। S2A क्या है जी, यही है पथांतर, यही आपका पथांतर है। तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए इसका मान पता करने के लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक S1 S2A, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हो गया PCO, PCO, वो कौन है ये, यानी कि हमने क्या लिया, एक त्रिभुज ये लिया PCO ये लिया और एक त्रिभुज हमने लिया ये वाला, तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज देखा जाए तो S2A अपान S1 S2, S2A क्या है, इतना इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर होगा OP, OP मतलब इतना बटे ये इतना, यानी इतना बटे इतना, इसके बराबर होगा। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि जो CO है वो S1 S2 से बहुत ज्यादा बड़ा है, CO का मान इतना है और S1 S2 इतना है, तो ये इतना मान इतने मान से बहुत ज्यादा छोटा है। ऐसी स्थिति में यस अतः CP और CO को हम बराबर मानेंगे, CP और CO यानी चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से, दोनों बराबर डिस्टेंस मान जाएंगे। इस आधार पे S2A अपान S1 S2 बराबर होगा OP अपान CO, और OP का मान है x, तो हमने लिख दिया x, CO का मान है d, ये यहां से यहां तक की दूरी d है, हमने लिख दिया d। तो S2A और S1 S2 क्या है, दोनों बीच की दूरी स्मॉल d, तो S2A अपान d और S2A क्या है, ये तो पथांतर है, तो S2A अपान d बराबर हो जाएगा x अपान d, अर्थात पथांतर S2A बराबर x * d अपान कैपिटल D। तो तीन त्रिभुजों की जो स्थितियां हैं, यानी ये क्या गया, ये तो पथांतर पता चल गया आपको। अब तीन त्रिभुजों की स्थितियां क्या है, तो उसके लिए अधिकतम देखो, तीन त्रिभुजों की स्थितियां तभी पता चलेंगी जहां पे अधिकतम तीव्रता होगी। अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होगा, x d अपान d बराबर m लैम्डा की, जहां m का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, x बराबर है m d लैम्डा अपान स्मॉल d, जहां पे कैपिटल D क्या है, दो पर्दों के बीच की दूरी है, लैम्डा क्या है, एक वाली प्रकाश के निकलने वाली तरंगदैर्घ्य, स्मॉल d क्या है, S1 और S2 के बीच की दूरी है, और m 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। समझिए बात को, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, हिमल आपको क्लियर हुई, ठीक है। जैसे